सूद समेत इतने वर्षों बाद अपने पौत्र को अपने सम्मुख खड़ा देखकर एक बार तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सुहासिनी जी को जब उसने आगे बढ़कर चरण स्पर्श किए और पूछा, कैसी हो दादी, तो आशीर्वाद देने को उनके दोनों हाथ उठ गए और अविरल अश्रुधारा बह निकली उनके नेत्रों से, परंतु मुख से बोल नहीं फूट सके। आदित्य ने उन्हें गले लगाते हुए उनके बहते हुए आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत दादी, अब से आपके रोने के दिन गए। मैं आपको लेने आया हूँ। घर चलिए। घर पर जहाँ से बेइज्जती करके इतने साल पहले निकाल दी गई, वहाँ कैसे जा सकती हूँ? तेरे माँ बाप मुझे घर में घुसने कहाँ देंगे? वैसे भी अब तो आदत हो गई है मुझे यहाँ की। अब यही मेरा घर है। हाँ, तुझे देखने को आँख तरसी थी। आज वो इच्छा भी पूरी हो गई। कब आया विदेश से? पिछले सप्ताह ही आया दादी। आपसे मिलने फौरन नहीं आ सका क्योंकि कुछ इंतजाम करने थे। आप बस कुछ दिन उन लोगों के साथ वहाँ एडजस्ट कर लेना और फिर मैं तो हूँ ना आपके साथ। कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा और ज़्यादा दिन आपको वहाँ रखूँगा भी नहीं। जब उन्होंने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा था, उस वक्त बहुत छोटा था मैं। मेरे रोने चिल्लाने मनाने किसी बात का भी उन लोगों पर कोई असर ही नहीं हुआ। तभी मैंने सोच लिया था कि जैसे आज ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वैसे ही जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इनकी एक नहीं सुनूंगा। फिर स्कूल खत्म हुआ तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया। जाने से पहले आपसे मिलने आया था, लेकिन उसके बाद बीच में कभी घर ही नहीं आया। पढ़ाई पूरी होने के बाद 4 साल नौकरी भी की वहाँ और खूब पैसा कमाकर लौटा है आपका पोता। मम्मी पापा बीच में बहुत बुलाते थे, रोते भी थे, पर दादी जो आपके साथ किया ना उन दोनों ने, उसे मैं कभी माफ़ी नहीं कर पाया। यही वजह थी जो बीच में नहीं आया मैं। और जो तेरी दादी तुझे मिले बिना मर जाती तो मैं तो यही सोचती रहती थी कि तू भी मुझे भूल गया। जब अपना कोख जाया ही निकम्मा निकला तो तेरी किसी से क्या शिकायत करती? दादी, आप कहती हो ना कि मूल से सूद प्यारा होता है, तो बस समझ लो कि इस सूद को भी इसकी दादी माँ बाप से ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी। मुझे खुद को इस काबिल बनाना था कि आपके दुख दूर कर सकूं। यहाँ के मैनेजर से हमेशा आपके हालचाल पूछता रहता था और आपको कोई कमी न हो इसलिए पैसे भी भेजता था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ और आपको अपने साथ घर ले जाऊँगा। पर बेटा, तेरे माँ बाप को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और फिर अब तो मैं भी यहाँ खुश ही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से फिर से उस घर में कलह हो। तो अपनी होने वाली पौत्र बहू को आशीर्वाद नहीं देने चलेंगी आप? क्या तू शादी कर रहा है? तेरी शादी का तो सपना तेरे बचपन से देखती आ रही हूँ बेटा मैं। अब तो चलना ही पड़ेगा। मैं तैयार करती हूँ, तुम मैनेजर से बात कर ले। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ दादी। चलो मैं पैकिंग में आपकी मदद करता हूँ। कुछ ही देर में सुहासिनी आदित्य के साथ अपने घर के सामने खड़ी थी, जो कभी उनके पति ने ही बनवाया था भी सुहानी के ही नाम, लेकिन फिर भी उन्हें अपमानित करके जब उस घर से वृद्धाश्रम भेजा गया तो वह विरोध तक न कर सकी। करती भी किसके दम पर? जब अपने ही खून ने दगा किया तो और किस पर भरोसा कर पाती वो दुखियारी माँ। गीली आंखों से भरपूर नज़र उन्होंने घर पर डाली। आदित्य ने डोर बेल बजा दी थी। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। सुहासिनी को आदित्य के साथ वहाँ खड़ा देखकर उन्हें जैसे करंट लगा। लेकिन अब आदित्य बड़ा हो गया था और उसके सामने वह अपना आपा खोना नहीं चाहती थी। खुद को संयत करते जैसे तैसे बोली,
आप यहाँ अचानक? उत्तर आदित्य ने दिया, मैं लाया हूँ इन्हें। अपने पोते के विवाह में शरीक होने आई है। अब से विवाह तक यहीं रहेगी हमारे साथ, अपने घर में। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये घर इन्हीं के नाम है, तो आप लोग जरा अपने आचरण का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब ये अकेली नहीं है। कहीं आपकी कोई गलती आप लोगों पर ही भारी न पड़ जाए। आदित्य की माँ खामोश रही, लेकिन मन ही मन उन्होंने चैन की सांस ली थी। विवाह में 20 दिन शेष थे। आदित्य ने कहा कि विवाह तक यहाँ रहेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर झेलना पड़ेगा बुढ़िया को। वैसे इनका यहाँ आना एक तरह से अच्छा ही रहा। मेहमान जुड़ेंगे तो तरह तरह की बात बनाने का मौका उन लोगों की अब नहीं मिलेगा। और फिर बहू के मायके वाले भी तो आदित्य की दादी को पूछ रहे थे। आदित्य ने सुप्रभा को बता जो रखा था है कि उसकी दादी भी है। सुप्रभा आदित्य की ही पसंद थी और विदेश में दोनों एक साथ ही काम करते थे। पढ़ी लिखी खूबसूरत सुप्रभा को आदित्य के माता पिता ने फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। उनके लिए यही बहुत था कि आदित्य ने किसी विदेशी लड़की को अपने लिए नहीं चुना था। सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों अब विदेश वाली पुरानी नौकरी छोड़कर यहीं दिल्ली में बसने का फैसला कर चुके थे। आदित्य के माता पिता के बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। कमज़ोर होते कदम इस फैसले को सुनकर अचानक नई स्फूर्ति अनुभव करने लगे थे। बुढ़ापे में बेटा बहू साथ रहेंगे, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी। कल को पोते पोती भी होंगे। बुढ़ापा एकाएक और बोझिल न होकर परिवार के बीच खूबसूरती से कटेगा। इन सुखद कल्पनाओं के बीच उन्हें कभी अपनी करनी आधी तक नहीं आती थी। विवाह की तारीख भी आ गई। 2 दिन पूर्व ही सब लोग होटल में शिफ्ट हो गए थे। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई की बेला आई तो आदित्य की माँ बहू के स्वागत की तैयारी करने के लिए पहले से घर पहुँचने के लिए वहाँ से जाने से उखत हुई, लेकिन आदित्य ने ये कहकर रोक दिया कि उसकी दादी को पहले ही घर भिजवा दिया है और उनकी सहायता के लिए भी कुछ लोगों को भेज दिया है। आदित्य का हर बात में दादी को इतनी अहमियत देना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, परंतु सबके बीच वे कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रही। लेकिन अब वे मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि मेहमान के जाने के बाद वह आदित्य की एक नहीं सुनेगी और दादी को वापस भेजकर ही दम लेगी। विदाई में आदित्य और बहू के साथ ही मम्मी पापा भी उसी की कार में बैठे। कार घर की ओर रवाना हुई, लेकिन अचानक एक मोड़ पर जब ड्राइवर ने रास्ता बदल लिया तो पापा बोल उठे, अरे अरे, गलत रास्ते पर है हम, पीछे से बाईं तरफ मुड़ना था भाई। जवाब आदित्य ने दिया, मैप लगा रखा है पापा, आप फिक्र मत करो, सही जगह पहुंच जाएंगे। अरे, जब मुझे रास्ता याद है तो मैप की ज़रूरत ही क्या थी। तुम आजकल के बच्चे भी टेक्नोलॉजी पर हद से ज़्यादा निर्भर हो गए हो। अब बेकार कितना लंबा घूमना पड़ेगा। रिलैक्स पापा, वैसे भी आप लोग कितना थक गए होंगे, आंखें बंद करके आराम करो कुछ देर। आदित्य ने हंसकर कहा तो पापा ने खिंचकर सचमुच आंखें बंद करके सिर सीट पर टिका लिया। मम्मी तो पहले से ही आंखें बंद किए बैठी थी। लगभग 15 मिनट बाद जब कार रुकी तो मम्मी पापा ने आँख खोलकर एक साथ बाहर देखा। फूलों से सजी शानदार कोठी देखकर वे दोनों अचंभित थे। आदित्य, ये कहाँ आ गए हम? तूने पहले बताया नहीं कि हम घर से पहले कहीं और जाएंगे? माँ ने आश्चर्य से कहा। घर ही है माँ, नेम प्लेट पढ़ो तो। कोठी पर गेट के दाहिनी ओर संगमरमर और खूबसूरती से कोठी के मालिक का नाम लिखा था।
सुहासिनी निवास। ये सब क्या है आदित्य? ये किसका घर है? इस बार पापा ने पूछा। आपने नाम ठीक से पढ़ा है पापा? ये दादी का ही घर है। जो कुछ आप लोगों ने उनसे छीना था, बस वही सूद समेत लौटाया है मैंने उन्हें। घर तो वो भी उन्हीं के नाम था, जहाँ आपने नेम प्लेट बदल कर अपना और मम्मी का नाम लिखवाया था। वो देखिए बाईं तरफ एक नेम प्लेट अब भी है यहाँ, जिस पर मेरा और सुप्रभा का नाम लिखा है। लेकिन पत्थर पर खुदवा दादी का नाम अब कोई मिटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और हम लोग, हमारा क्या? तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पापा ने डूबती आवाज़ में पूछा। वैसे ही जैसे आपने दादी के साथ किया था। आपके पास तो फिर भी दादी का घर है, आराम से वहाँ रहते रहिए। दादी ने आपसे वह घर तब भी खाली नहीं करवाया जब आपने उन्हें छत छीन ली, तो अब भी नहीं करवाएगी, क्योंकि अब तो उनके पास दिल, छत और सहारा दोनों ही है। बहुत बड़ा दिल है दादी का। अब थोड़ा रस्मों पर भी ध्यान दे लें। वे देखिए दादी सुप्रभा की आरती उतार रही है। मुझे भी उसके साथ ही तो गृह प्रवेश करना है ना। चाहे तो आप लोग भी चल सकते हैं भीतर। शाम को अपने घर चले जाइएगा। उधर दादी के दोनों हाथ आदित्य और सुप्रभा को आशीर्वाद देने को उठे हुए थे और उनके मुख से आशीर्वादों की लगातार छड़ी लगी थी। इधर मम्मी पापा दोनों चक्कर खाकर गिरने को तैयार आभूख खड़े थे। आज आदित्य ने वे सारी दर्द सूद समेत लौटा दिए थे जो कभी उन लोगों दोनों ने अपनी माँ को दिए थे। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी